ये जो शख्सियत है वो काफी विजनरी माइंडसेट है। मैंने कभी अपने आप को किसी से कम नहीं आंका। जिसमें काफी आपके फेलियर्स भी आए होंगे, तो आपने उनको कैसे हैंडल किया? अंगूठी का समुद्र में गिरी है तो कुएं में कभी नहीं मिलेगी, उसको समुद्र में ही ढूंढना है। ईश्वर में विश्वास था तो किस प्रकार? इस श्याम कृपा से श्याम की सेवा बड़े भाग से मिलती है। श्याम कृपा से श्याम की सेवा बड़े भाग से मिलती है और लाखों लोग लगे नंबर में किसी किसी को मिलती है। आपका किन किन चीजों में बचपन से शौक रहा है? मेरा शौक है कि मैं लोगों के काम आऊं, लोगों की मदद करूं। क्या मैं ऐसा मानूं कि आप जो आज कर रहे हैं, जो भी काम आपने अपने जीवन काल में किए और अभी आप सोशल वर्कर भी हैं, तो ये सब भगवान ही आपको प्रेरणा दे रहा है? की धड़कन उलझ रही है, ये कैसी सौगात गजब की, तारे नफस पे उंगली रख दी, छिड़ के तुमने बात गजब। जी के साथ भी आपने काम किया है, आप काफी लंबे समय तक उनके साथ रहे, तो मित्रों को लेकर उनकी क्या सोच है उसके बारे में बताइए। प्रबुद्धजन सम्मेलन में आप थे, मैंने वहां कहा था कि सिंधिया राजवंश की 3 पीढ़ियों ने मैं बहुत खुश हूं। अम्मा महाराज के मन में बसा था गुरु। कैलाशवासी श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी के कड़कड़ में बसा था गुरु, और वर्तमान में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज साहब की कड़कड़ में बसा है। कॉन्फिडेंटली और क्लियर कैसे बात की जाए? शब्दों में धार और सच की तलवार अगर हाथ में है तो आपको कोई भी काम करने से कोई नहीं रोक सकता। सपनों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सपने रातों रात पूरे नहीं होते, सपने दिन की मेहनत से ही पूरे होते हैं। एक मैसेज युवाओं के लिए। इस सोच के साथ आगे बढ़े कि हंसी में उड़ा दिया जाऊं वो किस्सा नहीं हूं मैं, अलग था अलग हूं, भीड़ का हिस्सा नहीं हूं मैं। सपने देखना हम सबका अधिकार है और काफी लोग सपने देखते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने भी सपने देखे, लेकिन उनमें एक क्वालिटी थी कि वो अपने सपने पूरे करते थे। ये जो शख्सियत है वो काफी विजनरी माइंडसेट है। बचपन से लेकर अभी तक 13 साल की उम्र से इन्होंने काफी विजन देके उनको पूरा भी किया। क्षेत्रीय सांसद महाराज सिंधिया भी खुद इनके विजनरी माइंडसेट से काफी इम्प्रेस हुए थे। तो आज जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर राजेश अग्रवाल, जिन्होंने काफी सपने देखे, उनको पूरा किया। नमस्ते सर। नमस्ते, सभी को मेरा नमस्कार। तो सर, आज इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपके संपूर्ण जीवन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने किस एज से सपने देखना शुरू किए और क्या उस टाइम पे भी ये फैसिलिटीज थी जो आज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने खुद ने बनाई है? देखिए, 16 फरवरी सन 1965 को मैं एक सामान्य किंतु प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ। उस समय उतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी और बड़ा सोच समझ कर लोग खर्च करते थे उस जमाने में। तो धीरे धीरे हम स्कूल से कॉलेज से पढ़ाई भी करते रहे, लेकिन इस बीच में 15/12/1975 को मेरे पिताजी पारिवारिक बंटवारे में अलग हुए और 10 वर्ष 10 माह की उम्र में 16/12/75 को मैंने अपनी शॉप पर बैठा। एक छोटी सी किराने की दुकान थी निचले बाजार में, वहां से जीवन का सफर शुरू हुआ। असली सफर शुरू वहीं से। धीरे धीरे जैसा कि हमारे व्यापार में होता है कि बेटा पापा को खाना खिलाने भेजते भेजते व्यापारी होता है, ये हमारे व्यापार का एक सीधा सा नियम है। तो धीरे धीरे मेरी रुचि वहां बढ़ती गई और मैंने उस व्यापार को उस अल्प समय में 77, 78, 80 तक आते आते बिल्कुल रिटेल व्यवसाय था, उसको सेमी होलसेल तक मैंने उसको पहुंचा लिया था। हम और मेरे पापा दोनों मिलकर काम करते थे। उसी बीच में मेरा और मेरे माता पिता दोनों का मन था कि मैं इंजीनियर हूं। उस समय डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़ी चीज होते थे।
तो उस जमाने में उनका मुझे इंजीनियर बनाने का सपना था, मेरी भी इच्छा थी। तो बहुत उसके लिए बचपन से प्रयासरत भी रहे थे कि हम कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में जाए। लेकिन जब मैंने उस व्यापार को हमारे को रिटेल से और सेमी होलसेल तक पहुंचाया और पिताजी के कदम से कदम मिलाकर मैंने उस व्यापार को किया, उस बीच में आपको शायद याद हो कि 77 में कांग्रेस सरकार थी और उस समय व्यापारियों को खासी दुविधा, या ये कहें कि आपातकाल का समय व्यापारियों के लिए संकटकालीन समय। बहुत सारे व्यापारी हमारे मिली मीसा के ये वो तमाम प्रकरण पंजीबद्ध हुए और सजा काट कर किया। तो चूंकि हमारे बहुत पापा मेरे बहुत सीधे हैं और व्यवसाय को जैसे जैसे हमने मेहनत करके वहां तक पहुंचाया था, तो मैं नहीं चाहता था कि वापस हमारा व्यापार पीछे चला जाए। तो मैंने उस समय उस अपनी इंजीनियरिंग को छोड़कर और अपने व्यापार में ध्यान दिया और सन 82, 83, 84 तक आते आते हमने अपने व्यापार को सेमी होलसेल से पूर्णतः होलसेल में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी ये मानिए कि आप हमारा 75 से लेकर के और 83, 84 तक का सफर हमने स्ट्रगल किया, लेकिन 84 तक हम पूर्ण रूप से थोक व्यवसायी के रूप में स्थापित हो चुके थे और मोहनलाल राजेश कुमार हमारी एक वेल नोन फर्म शहर में बन चुका। टाइम पर ये होलसेल का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल था या आपका सपना था? नहीं, मेरी दरअसल क्या था कि मैं बचपन से बड़ा भारी हरामी होता है, लेकिन मैं भी बहुत एम्बिशियस था। तो कुछ बड़ा करने का जज्बा बचपन से था, तो एम्बिशंस थी और मैंने उसमें पूरी मेहनत की और उस व्यापार को बड़ा व्यापार बनाया और आज जो कुछ है सब मेहनत का ही नतीजा है। की वैल्यू कैसे की, कैसे जाना कि मैं इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने कभी अपने आप को किसी से कम नहीं आंका, कभी भी। मुझे जो करना होता था तो मैं उस काम को मानो कि बढ़कर करने वाला व्यक्ति। कोई भी आज भी मेरे अंदर वही जज्बा है कि मुझे कोई काम अगर करना होगा तो मेरा उसमें मतलब आप कि 100% डिवोशन उस काम के प्रति होता है और वही मेरी सबसे कोई भी काम। तो ऐसे करके अपने आप को स्थापित किया और कई बार ऐसे मौके भी आए कि हमको लगा, लेकिन हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे हमेशा हमारे साथ रहे और हमने अपने आप को स्थापित भी किया, हमने अपने काम भी पूरे किए, हमने अपना लक्ष्य भी हासिल किया और सब कुछ बढ़िया चला। सर, आपका पहले वाला घर कैसा था? यही था या दूसरा था कहीं पर? नहीं, हमारा चूंकि पैतृक घर जो था वो निचले बाजार था और घर बड़ा था, लेकिन हमारे पापा वगैरह 7 भाई है, तो जो हमारा पोर्शन था वो मात्र 10 बाई 40, 400 स्क्वायर फीट, नीचे दुकान और ऊपर हमारा घर। ठीक है, रहने लायक घर था और जीवन के हमने करीब बात करें तो 55 साल वहां गुजारे, 54-55 साल वहां गुजारे और हम 2020 में 19 जनवरी 2020 को हम यहाँ शिफ्ट हुए। 19 जनवरी 2020 को? 19 जनवरी 2020 को हम इस हाउस में शिफ्ट हुए और बस ये था कि घर बहुत पहले भी बना सकते थे, वहां से कई सारे प्लॉट्स खरीदे पापा ने और कई बार प्लानिंग बनी ये कड़ा कॉलोनी में बना ले, पीछे शर्मा बिल्डिंग के पास बना ले, लेकिन बस एक जुनून था मन में। एक बचपन से मैंने जैसा कि बताया एम्बिशियस काफी रहा हूँ, तो कुछ मेरी महत्वाकांक्षाएं थी, काफी एम्बिशियस था कि बड़ा घर हो, बड़ी कोठी हो, गाड़ी हो, घोड़े हो, बहुत सारी चीजें और बहुत छोटी उम्र अल्पायु में 12, 13, 14, 15 साल की उम्र के सपने। मेहनत की कड़ी और प्रतिफल सामने और मैं संतुष्ट हूँ मेरे जीवन से। उस टाइम पे आपका फ्रेंड सर्कल किस प्रकार था? देखिए, पहले एक फ्रेंड सर्किल एक सीमित दायरे में होता था कि जिस मोहल्ले में हम रहते तो हमारे हम उम्र बच्चे हमारे दोस्त थे, या हम जिन स्कूलों में पढ़ने जाते उनमें हमारे
क्लास फेलो होते वो हमारे मित्र होते। तो ये एक सीमित दायरा होता था। पहले फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब चीजें नहीं होती थी। और कुछ हमारे व्यवसायिक मित्र होते, जैसे कि हम स्कूलिंग के साथ साथ अपनी व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त थे, तो कुछ हमारे व्यापारिक दोस्त भी होते। लेकिन मेरा जितना भी समय रहता था, तो मेरे पास ऑलरेडी दो काम तो थे कि मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है और मुझे अपने व्यापार को भी देखना। तो मेरा बहुत कम समय इन सब कामों में, दोस्ती यारी में जाया, बहुत कम समय। तो कोई ऐसा दोस्त जिसने काफी साथ दिया हो? देखिए साहब, मैं आपको यहाँ स्पष्ट करूं कि सब संपन्नता के साथ ही होते हैं। यह मेरा बड़ा कटु अनुभव भी है कि अगर आप संपन्न हैं तो बहुत सारे साथी, बहुत सारे दोस्त आपको मिलेंगे। और अगर आप कहीं से कमजोर हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत समर्पित लोग मिल जाए। ये है कि बचपन में जो होता है वो तो ठीक है, एक दूसरे के काम आने का भाव बड़े में भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हम अपेक्षाएं नहीं कर सकते। आपका माइंडसेट है उस टाइम से। हाँ, मैंने अपनी मेहनत पे विश्वास किया। मैं ज्यादा किसी से अपेक्षा कभी नहीं की। मैं अच्छा। मैंने स्वयं के बाहुबल पे भरोसा किया है और अपने ब्रेन पे भरोसा किया है और अपनी दृढ़ शक्ति से आज जो भी कुछ हूं मैं, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, ईश्वर की कृपा है और मेरी मेहनत। तो ईश्वर में विश्वास था तो किस प्रकार? ईश्वर में विश्वास तो मतलब यूं समझो कि हम जिस माहौल में पले बड़े पैदा हुए, तो बचपन से पूरा परिवार ईश्वरवादी रहा है। और ये संस्कार का ही प्रतिफल है कि हम जब से हमने होश संभाला तब से हमारी ईश्वर में गहरी रुचि रही। और मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन में, एक बात और बता रहा हूँ कि बचपन में सरस्वती का उपासक भी रहा हूँ बचपन से। और खाटू श्याम जी हमारे कुल देवता है। अच्छा। बात करें और हनुमान टेकरी मंदिर, जिसमें मेरा 2004-5 से आना जाना शुरू, वहां मेरी गहरी आस्था है और सब प्रभु की कृपा है। और हमारे यहाँ दरअसल हनुमान टेकरी मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होना था, तो उन दिनों की बात है। मेरे चाचा आए थे जब मेरा हाउस का काम चल रहा था। दरअसल 2004 में यहाँ काम शुरू हो गया। 2005 में जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो मेरे चाचा अध्यक्ष थे, तो वो मेरे पास उस समय आए कि तुम्हारे यार इंजीनियर को वहां लेके चलना है, हनुमान टेकरी का बढ़िया छोटा सा अपन को ठीक करके मंदिर बना। तो एक विशेष सहयोगी के तौर पे मैं वहां जुड़ा था। मुझे नाम दिया गया था राजेश अग्रवाल विशेष सहयोगी, जो पोस्टर और जो फ्लैक्स बने थे उन पर। फिर धीरे धीरे ये स्थिति बनी कि दिन रात धूप छाव कुछ नहीं देखी, और जो काम हो रहा है दिन दिन भर खड़े होके, क्योंकि शौक भी रहा है शुरू से ड्राइंग डिजाइनिंग का भी। भले मैं इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन मेरे शौक इंजीनियरों जैसे ही है। मैंने ऐसे घर की भी, जब तक ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ तब तक भी कम से कम नहीं तो 150-200 ड्राइंग खुद के हाथ से बनाई थी। और हनुमान टेकरी मंदिर में जैसे मैं जुड़ा तो उसका भी मैंने रजिस्टर भर लिया था ड्राइंग बना के। इसके भी इंजीनियर मेरे केशव सिंह इंदौर वाले रहे, और यहाँ से उनको मैं टेकरी में लेकर गए। तो टेकरी की प्लानिंग भी उनकी है, अब मेरे घर की प्लानिंग भी। फिर ऐसे ही बस बात करते करते ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा या तो यार बहुत अच्छा मंदिर बन सकता है। उनकी बात हमारे दिमाग में बैठ गई और बहुत विशाल मंदिर बन सकता है। तो बस वहीं से ये लक्ष्य शुरू हुआ। और उस समय पर अनुमानित मेरी ख्याल से लागत 451 लाख लिख दी थी। तो मैं हास्य परिहास का केंद्र बिंदु भी बना कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि टेकरी का 1 लाख रुपए की राशि। तो लोगों का अपना अपना मन होता है, अपनी अपनी आस्था होती है। मेरी आस्था ये थी कि जब दुनिया के घर हनुमान टेकरी पे 2 ईंट पर 1 ईंट रख के बन जाते, तो प्रभु का घर बनाने के लिए हमें क्या करना है, वो सब अपने साधन जुटेगी, वहाँ बनते चला जाएगा। और आज देख रहे हैं 4,51,00,000 क्या 14,51,00,000 से ऊपर का काम हो गया और पता नहीं कब तक चलेगा। तो ये है। तो अच्छा, दूसरी बात, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हमारे
खाटू श्याम जी के अनन्य भक्त नंद किशोर शर्मा जी, उनकी इस समय दो लाइन मुझे याद आ रही, जो वो हमेशा कहते थे कि श्याम कृपा से श्याम की सेवा बड़े भाग से मिलती है। श्याम कृपा से श्याम की सेवा बड़े भाग से मिलती है और लाखों लोग लगे नंबर में किसी किसी को मिलती है। तो क्या मैं ऐसा मानूं कि आप जो आज कर रहे हैं, जो भी काम आपने अपने जीवन काल में किए और अभी आप सोशल वर्कर भी हैं, तो ये सब भगवान ही आपको प्रेरणा दे रहा है? बिल्कुल, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं और ये 100% सत्य है कि हम ईश्वर की आराधना करके ही काम का श्री गणेश करते हैं। और जो कुछ आज हमें पग पग पे ईश्वर हमारी रक्षा करता है और सक्सेस जो है वो भी ईश्वर की कृपा से। अपना काम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर दे, लेकिन सक्सेस है तो ईश्वर का, जो कुछ है स्वामी वही है और वही मार्गदर्शन, वही सक्सेस होता है। बिजनेस में काफी आपके फेलियर्स भी आए होंगे, तो आपने उनको कैसे हैंडल किया? देखिए, हमेशा फेलियर्स का ये है कि कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं असीमित है और अक्सर कर यही होता है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारे, और हम कहीं ना कहीं काम ज्यादा कर लेते हैं और ज्यादा काम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हर आदमी के पास संसाधन नहीं होते, तो किराया भी लगता है, ब्याज भी लगता है, स्टाफ सैलरी भी होती है, और ऐसे समय में ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपने नुकसान भी हो जाता है कई बार। जैसे हम गल्ले के व्यवसाय की बात करें या अन्य व्यवसाय की बात करें, कभी ऐसा भी होता है कि कहीं पर पेमेंट रुक गया, तो ऐसी परिस्थिति में फेलियर होते हैं। तो ऐसे में मेरा यही रहता है कि उस समय बिल्कुल प्रेशर में ना आए और अपने ब्रेन पे भरोसा रखें और संयम से काम लें और समस्या की जगह समाधान पर ध्यान दें और उनके सॉल्यूशंस ढूंढें, हर द्वारा मेहनत करें तो निश्चित तौर पर वापस स्थापित हो जाएगी। हमारे जीवन में भी एक बार ऐसा समय आया था 98 में, मेरे पास जो भी कुछ था 75 से और 98 की मेहनत का रुपया पैसा, वो मैंने 98 में एक बार शेयर का टर्मिनल खोला था, एलआईसी का शेयर टर्मिनल, और यूं कहे कि अब मैंने खुद ने अपनी ट्रेडिंग भी बहुत की उसमें, क्योंकि मुझे शुरू से बड़ी ट्रेडिंग का शौक था। तो मैंने बड़ी ट्रेडिंग की और होलसेल का व्यापार किया था, तो सब तरह का व्यापार, लंबा व्यापार किया, तेल शक्कर का सबका। तो उसमें ये हुआ कि 98 का एक समय ऐसा आया था कि हमने पोखरण में मिसाइल परीक्षण किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, और फिर हमने किया, फिर पाकिस्तान ने किया, फिर हमने किया, तो मार्केट लगातार क्रैश होता चला और हमारी पोजीशन काफी खड़ी हुई थी भाई, नुकसान हुआ सब। जितना हमने 23 साल में इकट्ठा किया था वो 4 महीने में हमारे उस टर्मिनल के दौरान एक महीने सब खत्म हो गया था। तो बड़ा चिंताजनक विषय था। हमारे पापा चूंकि शुरू से उन्होंने हमें हर काम के लिए प्रोत्साहित किया है, और उन दिनों न्यूज हेडलाइंस यही रहती थी कि ये भाग गया, ये गायब हो गया, इसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि काफी लोगों को नुकसान हुआ था। तो ये डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ पढ़ के उन्हें भी चिंता होती थी। तो उन्होंने मुझे संबल देते हुए कहा कि अपन को चिंता नहीं करना और अपन वापस दोबारा मेहनत करेंगे और फिर अपन रिटेल काउंटर पे दोबारा से किराने का जो हमारा काउंटर था, अपन रिटेल काउंटर से चालू कर देंगे, क्योंकि कैपिटल खत्म हो गई थी और अपन वापस एस्टेब्लिश। तो मैंने भी उस समय, उन्होंने मुझे संबल दिया, मेरा जवाब सुनकर शायद उनकी भी छाती में सुन चौड़ी। मैंने उनको ये कहा था कि पापा, पैसा हमें विरासत में नहीं मिला, पैसा हमने अपने ब्रेन से कमाया। तो ब्रेन तो हमारे पास ही है ना, पैसा ही तो गया, दोबारा कमाएंगे, दोबारा मेहनत करेंगे। और रही बात ये कि रिटेल काउंटर स्टार्ट करके कमाएंगे, तो अंगूठी का समुद्र में गिरी है तो कुएं में कभी नहीं मिलेगी, उसको समुद्र में ही ढूंढना पड़ेगा। और हमने वापस होलसेल का व्यापार किया और 4 महीने में जो कमाया था 23 साल का, उसको हमने 4 साल में हासिल किया,
2002 में वापस एस्टेब्लिश हो गया, बड़ी हमारा टॉप ऑफिस हो। तो बस सिर्फ ये थी कि हमें अपने आप पे प्रतिष्ठा, कि हमारे पास ब्रेन है, हम फिर से बना लेंगे। वो एक एटीट्यूड था, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड था। छल कपट मक्कारी धोखाधड़ी बेईमानी ये कभी किसी के साथ ना की और ना जीवन में कभी तय। नियत साफ थी। नियत साथ और नियत से ही बात। बेईमानों का ईश्वर भी साथ नहीं। जैसे हमने पढ़ा है कि जो आपने भाग्य से मिला आपको या मेहनत से आपने कमाया तो उसको आपकी 7 पीढ़ी भुगती, और ये छल कपट है बेईमानी से हासिल किया उसको 7 पीढ़ी भुगतती है। आपकी बेईमानी को 7 पीढ़ी को भुगतना पड़ा। तो नीयत साफ रखेगा आदमी तो आज नहीं कल उसको कहीं ना कहीं सफलता हासिल हुआ है। तो आपकी सक्सेस का राज मैं इसी को मान, बिल्कुल 100%। तो दूसरा मेरा जो सवाल है कि आपका किन किन चीजों में बचपन से शौक रहा है? देखिए तो ये बहुत अच्छा सवाल है और इंटरेस्टिंग भी है। और मैं तो 2 लाइनों में अगर शुरू करूं, दिल की धड़कन उलझ रही है, ये कैसी सौगात गजब की, तारे नफस पे उंगली रख दी, छेड़ के तुमने बात गजब की। तो ये मेरा वही फिर वापस लौट कर आ गए कि शौक किस किस चीज का है, क्या क्या सपने देखे थे। तो निश्चित तौर पे सपने वही देखे जाते हैं जिसका हमें शौक हो। तो बेहतर लाइफ स्टाइल का शौक रहा, घूमने फिरने सब कुछ जैसा सबका होता है, जो ये देख रहे हैं आप ईश्वर की कृपा से, ये सब शौक का ही नतीजा है। लेकिन एक उम्र के एक पड़ाव पर, यूं तो बचपन से ही है, लेकिन एक पड़ाव पर मेरा जो और शौक है जो जमाने को होते हैं वो तो है, लेकिन उसके अलावा जो मुख्य और प्राथमिकता में जिन शौक को देता हूं वो मेरा शौक है कि मैं लोगों के काम हो, लोगों की मदद करूं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो समस्याएं लेकर आते हैं उनके समाधान करता हूं। मुझे प्रभु इस काबिल बना कि मैं हर समस्या का समाधान अपने लोगों का करूं। ये मेरा आज की तारीख में विशेष शौक। तो आपका जो सोशल वर्कर बनने का जो है वो इसी का ये कारण है। जी बिल्कुल है। और आज भी प्रभु की कृपा ऐसी है कि मैं मेरा पूरा प्रयास करता हूं और जितने लोग मुझसे मिलते हैं, शायद मुझे नहीं पता कि मैं किसी का काम ना कर पाया। और हमारे ऊपर श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठे, जो काम मेरे लोकल लेवल के होते हैं मेरे प्रयास से यहाँ हो जाते हैं, मैं यहाँ करता हूँ। और जो मेरे बूते के बाहर के काम है उसके लिए मैं तुरंत पत्र महाराज साहब को लिखता हूँ या मैं स्वयं लेकर जाता हूँ। और ये प्रभु की कृपा है कि सबके काम। महाराज सिंधिया जी के साथ भी आपने काम किया है, आप काफी लंबे समय तक उनके साथ रहे, तो उनके थोड़े व्यवहार के बारे में बताइए, क्षेत्र को लेकर उनकी क्या सोच है उसके बारे में बताइए। देखिए महाराज सोच के मालिक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और उनका विजन क्षेत्र के प्रति जो है वे विकास पुरुष है, और विकास की उनकी मानसिकता है, विकास के जो भी काम हम लेके जाते हैं और प्राथमिकता पे भी उन बातों पे ध्यान देकर कर रहा है। और अभी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी क्या साल भर तो 1 साल ही हुआ है चुनाव हुए, और 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि शायद 2-5-10 चक्कर तो मेरे भी दिल्ली हो चुके, या जब भी यहाँ आते हैं जो भी समस्याएं होती है क्षेत्र की हम मिलते हैं और वे प्राथमिकता पे क्षेत्र की समस्याएं निपटाते हैं, विकास कार्यों में जो दिन रात रुचि ले रहा है। तो मैंने पहले भी कहा है, और मैंने आप शायद प्रबुद्धजन सम्मेलन में आप थे, मैंने वहां कहा था कि सिंधिया राजवंश की 3 पीढ़ियों ने मैं बहुत खुश और जीवन भर देंगे। और वहां मैंने कहा भी था कि हमारे अम्मा महाराज के मन में बसा था तुम, कैलाशवासी श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी के कड़कड़ में बसा था तुम, और वर्तमान में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज साहब की धड़कन में बसा है। तो ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं ये जन जन की आवाज है, ये अकेले मेरी आवाज नहीं है, यहाँ की पूरी क्षेत्र की जो उनके लोग हैं उन सबकी ये आवाज है कि महाराज इस क्षेत्र के लिए पूर्णतः समर्पित है, और छोटे से छोटे लोग भी अगर वहां पहुंचते हैं तो उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है।
तो मेरा एक सवाल ये है आपसे, ये लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा कि आप इतने विजनरी बने कैसे कि आपने स्वयं महाराज को अपनी विजनरी माइंडसेट से इम्प्रेस कर लिया। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इसी समय की बात है जब प्रबुद्धजन सम्मेलन हमने आयोजित किया था, तो उसी समय महाराज साहब का आदेश हुआ था, क्योंकि लोग 1 to 1 था वो कार्यक्रम। महाराज साहब ने हर टेबल पे जाके लोगों से बात की थी, तो उस कार्यक्रम में ही महाराज साहब का आदेश हुआ था कि आप विकास का खाका तैयार करें, एक शहर का ब्लूप्रिंट तैयार करें पूरा, और मुझसे आकर मिलें और मुझे बताएं और मुझसे समय लें। आप, मैं भरपूर समय दूंगा, पूरा विजन बना के लाएंगे। तो हमने मार्च से लेके और मई तक जो चुनाव का काम था, जिसमें जो हमें ठीक लगा वो काम हम करते रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीच में प्रबुद्धजन सम्मेलन के बाद हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी पधारे थे, उनके साथ भी कार्यक्रम किया था, और एक वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा था, उसको लेकर भी हमने एक कार्यक्रम किया था, 5 से 35% डिस्काउंट का, कि उंगली पर निशान दिखाओ और भारी डिस्काउंट पाओ, तो उससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ा था। फिर चुनाव के रिजल्ट के बाद हमारा दिल्ली जाना हुआ, हमने महाराज साहब को बताया कि हमने तैयार कर लिया है। तो हमें वो तारीख मिली जिस तारीख का हमको और हमारे शहर वासियों को बेसब्री से इंतजार। 12 अगस्त 2024 का वो दिन था जिस दिन हमें महाराज साहब ने पूरा समय दिया, हमें सुना, हमारे पूरे विजन को सराहा, प्रशंसा की, और वो विजन बुक हमारी और पेन ड्राइव जो हमने वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से महाराज साहब के सामने यहाँ सभी को दिखाया था, वो महाराज साहब को बहुत पसंद आया और हमने महाराज साहब को दिया भी था। और उस पर और तत्कालीन कलेक्टर जो थे सत्येंद्र सिंह जी, उनको भी दिया था, और वर्तमान कलेक्टर किशोर कान्याल जी को भी मैं देखा। तो उस पर काम जारी है और बहुत सारे काम उसमें से हुए हैं। अब अगर मैं शुरू करूंगा तो समय कम पड़ेगा, लगातार वो उस पर काम चालू। मैं समझता हूँ कि 25 से 30% काम इसमें हो चुके हैं। अभी समय बहुत है हमारे पास, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि काम पूरे होंगे। और क्षेत्र के विकास का ऐसा कोई काम नहीं है जो महाराज साहब नहीं चाहते हो। महाराज साहब हर काम चाहते हैं, सारे काम हो। आप थोड़ी लीडरशिप पे बात करते हैं। आप एक ऐसे एसोसिएशन के अभी अध्यक्ष हैं, और जिस सिटी में आप अभी हैं उसमें काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। तो आप ऐसी कौन सी है आप में क्वालिटीज है कि आप आज उस संघ के लीडर बने? देखिए, व्यापारिक समस्याओं में मैं हमेशा से कहीं ना कहीं मेरी भूमिका रही। साल 2009 में पूरे प्रदेश में शक्कर जब्ती हुई थी, और कुछ कारण बिना कारण जैसे भी है एक मुहिम चली। तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश के शक्कर व्यापारियों ने इकट्ठा होकर एक मध्य प्रदेश शुगर एसोसिएशन का निर्माण किया, मध्य प्रदेश शुगर व्यापारी महासंघ का, और उसकी भोपाल में मीटिंग। तो वहां पर भी हम लोगों ने जब विचार विमर्श किया तो उसके बाद मुझे वहां पर सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश शक्कर व्यापारी संघ का प्रदेश प्रवक्ता चुना, क्योंकि व्यापारियों के हित में हमेशा लड़ा हूं मैं। और अगर बात करें मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, तो 1990 से मैं उसका सदस्य हूँ, और 2016 से मैं अशोकनगर और गुना 2 जिलों का संयोजक रहा। तो ये सब चीजें ये कि व्यापारियों के लिए मैंने हमेशा काम किया। साल 2019 में हमने किराना एसोसिएशन का पुनर्गठन किया। हमारे कुछ उत्साही सदस्य, और उन्होंने आकर मुझे प्रस्ताव दिया। हालांकि मेरे पास समय नहीं था उन दिनों, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको अध्यक्ष बनना है। साल 2019 में किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। कोविड आया, कोविड में हमारी भूमिका एक सेतु की रही, प्रशासन और व्यापारियों के बीच हमने ब्रिज का काम किया, और उस कठिन परिस्थितियों को हमने पूरे सूझबूझ के साथ लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। चाहे वो हमारे व्यापारी हो, पेशेंट हो, सभी को हमने भरपूर प्रयास किया कि किसी आदमी को किसी तरह की कोई
असुविधा ना हो। 2020 में फिर हमने सभी संस्थाओं को, शहर की सभी एसोसिएशन को मिला के एक बड़े संगठन व्यापार एवं उद्योग महासंघ की स्थापना, उसका मुझे सर्वसम्मति से संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। मैं आज भी हूँ। 2021 में कोविड आया, हमने काफी कोविड में काम किया, वैक्सीनेशन में काम किया। कोविड में जहां तक है कि हमने करीब करीब, जब पिछले कोविड की बात करें 2020 की, तो बहुत सारी सेवा भाव सब में भारी था और करीब करीब दोनों तीन संस्थाओं से हम काम कर रहे थे, तो बहुत सारे उस समय पैकेट और राशन बांटने का काम था, बहुत किया। दूसरे कोविड में भी बहुत राशन वितरण किया और सब जन सहयोग से हमारे पास सब व्यापारियों ने पैसे इकट्ठे किए, सब किया, तो बड़ी राहत मिली और कोविड के काम करने से बड़ा सुकून मिला। फिर हमने वैक्सीनेशन में काम किया। वैक्सीनेशन में ये हालत थी कि लोगों को वैक्सीन से भय था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे वैक्सीनेशन के समय, तो हमने नए नए तरीके ईजाद किए लोगों को घर से बाहर निकलने। जैसे हमारे कई वैक्सीनेशन सेंटर पे हमारी तरफ से, हमारे व्यापार एवं उद्योग महासंघ की तरफ से हम अल्पाहार की व्यवस्था रखते थे कि चाय है या बिस्किट के पैकेट्स है या स्नैक्स के कुछ पैकेट्स हैं। महिलाओं के लिए हमने कभी कोई सीढ़ी पर बांटने का प्रोग्राम रख लिया, कभी कुछ रख लिया। तो इस तरह के प्रलोभन इसलिए कि लोग बाहर निकले और फिर माउथ पब्लिसिटी ये कहे कि वैक्सीनेशन के कोई दुष्प्रभाव नहीं, वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बाहर निकले और तत्कालीन उस समय कलेक्टर थे श्री फ्रैंक नोवाले, वो खासे हमारे काम से बड़े प्रसन्न रहे, कम से कम चलो इन संगठनों ने हमारी मदद की। तो ये सब चीजें मानवीय स्वभाव है, मदद करने का, काम करने का, बस लगे रहे सबकी सेवा करने। एक अच्छा नेता कैसे बना जा? बस यही है, आप लोगों की मदद करते रहो, परोपकार की भावना हो, निस्वार्थ भाव से अगर काम करोगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि मैं व्यापार एवं उद्योग महासंघ का संस्थापक अध्यक्ष बना, तो कहीं ना कहीं ये खबरें जो आप आए दिन देखते रहते, खबरों के माध्यम से ऊपर जाती हैं खबरें। तो हमारी देश की अग्रणी संस्था कैट 2022 में मुझे यही काम के मेरे उस पर वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष बनाए गए। 2023 में मुझे हमारी देश की सबसे बड़ी संस्था है, व्यापारिक संस्था कैट, उसका मुझे संभागीय अध्यक्ष बनाया गया। साल 2024 में मैं विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य बना, भोपाल रेल मंडल में सलाहकार समिति में बना, स्टेशन सलाहकार समिति में सदस्य बना। अभी 2025 में रिसेंटली मुझे कैट का प्रदेश सचिव बना। तो ये सब चीजें हैं कि हमने काम किया है, निस्वार्थ भाव से किया है, और हमारी जो डिमांड्स रहती है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित में, आम आदमी के हित में रहती है। हम कोई भी काम ऐसा कभी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास लेकर नहीं जाते जो गलत है। ये हमारी एक विशेष पहचान है। हमने जो भी काम कहीं से भी कराए, चाहे हम महाराज साहब के पास जाए, चाहे प्रशासन में जाए, हम कभी भी किसी गलत आदमी की गलत काम की सिफारिश लेके नहीं जाते। आप निडर और उत्साह के साथ बोल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंटली और क्लियर कैसे बात की जाए? देखो, शब्दों में धार और सच की तलवार अगर हाथ में है तो आपको कोई भी काम करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बेबाकी से अपनी बात रख सकते। हम भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी से डरते नहीं, क्योंकि हम कुछ गलत करते हैं। तो इसलिए बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और हमारी बात हर जगह सुनी जाती है, तर्कसंगत बात होती है। क्योंकि मैंने आप पे काफी इंटरव्यूज देखे थे, आप बिल्कुल क्लियर ही बात करें निडर होके कि आपने ये कैसे किया। ये मेरा स्वभाव है। और अगर कोई आदमी गलत करता है तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम गलत नहीं करते, तो गलत आदमी के लिए कोई हमारे यहाँ जगह नहीं है। चाहे हमारे संगठन हो, चाहे कोई और व्यवस्था हो, अगर गलत है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और हमारे पास ऐसे मुखिया हैं कि उसका तत्काल निराकरण भी हो। हमारे शरीर में तो महाराज साहब है, अगर कोई गलत करेगा तो उसका निराकरण तुरंत महाराज साहब के माध्यम से हो। हम बड़ा कंफर्टेबल है, हमारे सब व्यापारी कंफर्टेबल है, आम आदमी कंफर्टेबल है, किसी को कोई समस्या नहीं है। कि व्यापार में पैसे के अलावा और क्या क्या चीज जरूरी है? व्यापार में पैसे के अलावा आपका
विजन क्लियर होना चाहिए, आपका गोल फिक्स होना चाहिए। पैसा तो ठीक है, पैसा तो जो भी आप बिजनेस करोगे लगेगा। जनरली आजकल मुझे देखने में आता है कि आदमी का गोल फिक्स नहीं होता है और कहीं ना कहीं उसका मन दूसरों को देखता है कि किसी का रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है तो मैं रेस्टोरेंट खोल लूं, तो किसी की मल्टी बढ़िया सक्सेस हो गई तो मैं मल्टी बना लूं, तो किसी की सोसाइटी सक्सेस हो गई वो कर लूं। तो वो एक काम छोड़ के दूसरे काम में जो लोग भागते हैं, तो मैं उनको यही कहूंगा कि अपने गोल फिक्स रखें, एक काम मेहनत और ईमानदारी से करें, उसमें सक्सेस हो, दूसरा काम करें। तो निश्चित है कि बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों की नेगेटिव मेंटलिटी चेंज करना चाहता हूँ जो बिजनेस के प्रति लोगों के लिए है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मैं आपको ये बात बताऊं कि पैसा कमाने का माध्यम ही बिजनेस एक्चुअल पूछे तो ये जो फिल्मों में जो दिखाया है और जो हमने सुना है, मैं सबसे परे बात कर रहा हूँ कि पैसा कमाने का माध्यम सिर्फ बिजनेस है। और पैसा जो बिजनेसमैन ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका पैसा कभी जाया नहीं होता। बेईमानों का चाय जब जब्ती हो जाता है, आप राय दिन अखबार की सुर्खियों पढ़ रहे हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं चोरी चकारी से पैसे बनाए, गलत काम करके बनाए, उनकी चाय जब अपन पढ़ते हैं जबकि न्यूज हेडलाइंस में, तो ये तो नियम है संसार का। और हम तो ईमानदारी में विश्वास रखते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है, और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं। और हमेशा ईश्वर साथ भी देता है। और एक ही बात ईश्वर से हम कहते हैं, वह फिर मुझे दो लाइन याद आ रही है, न देना चाहे कुबेर का धन, न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सली का सहूर देना, उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। तो इज्जत का पैसा, इज्जत की रोटी में जो मजा है वो और कहीं नहीं। नए नए अभी जो बने जिन पे नया नया पैसा आया है, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैसा नया नया आया है लेकिन अपनी हजमा शक्ति भी मजबूत होना चाहिए। वाह। अक्सर कर मैंने देखा है कि नया पैसा लोग डाइजेस्ट नहीं करते। जैसा कि कोई एक लाइन है किसी गाने में, क्या तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, तो ये तुरंत सामने प्रदर्शित हो जाता है। शौक इतना ज्यादा हो जाता है नए पैसे वालों का कि वो समझ में आता है। और बात करें पैसे वालों की, तो पुराने लोग कहते हैं साहब कि रईसी 3 पीढ़ी में ही आती है और रईसी 3 पीढ़ी में ही जाती है। तो ये नए पैसे का अपने आप को दिखाई देता है। तो थोड़ा सा पैसे के साथ डाइजेस्ट करने की क्षमता भी लोगों को बढ़ानी चाहिए। तो पैसे को होल्ड कैसे करें, लोग कैसे पैसे को? पैसे को होल्ड, देखो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी क्या, पुराने लोग पैसे को होल्ड करते हैं तो हम ये कहते थे कि ये कंजूस है। लेकिन आज हमारी मेंटेलिटी चेंज हुई। आज हर आदमी ये कह रहा है कि हमने अपने लिए कमाया है, छोड़ के किसके लिए जाए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन निश्चित तौर पे हमारे पास समय का भरोसा नहीं होता, तब कैसा समय हमें आए। तो ऐसे समय के लिए हमें पैसे हमारे पास होना चाहिए, होल्डिंग करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक मुख्य बात ध्यान रखनी, लक्ष्मी चंचला खर्च करना चाहिए, पूरे ऐशो आराम को सब करना चाहिए, भोगविलास की ये भगवान पैसा देता है। लेकिन हमें हमेशा अपनी इनकमिंग पर भी ये फोकस करना है, हमारे सोर्सेज कितने हैं। अगर हमारे 20-30 लाख पर ईयर का हम पे खर्चा है तो हम 30 लाख पर ईयर की इनकमिंग आवश्यक है। आउट गोइंग से कम इनकमिंग का 150% होना आवश्यक है। तब आप सरवाइव कर पाएंगे और तब आपकी कुछ स्ट्रेंथ बनेगी और तब आप अपने आप को मुसीबत के समय के लिए तैयार कर पाएंगे। सपनों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सपने मैंने भी देखे और सपने देखना फिर कहूँगा मानवीय स्वभाव, लेकिन पूरा करने के लिए आपको कठिन परिश्रम आवश्यक है। सपने रातों रात पूरे नहीं होते, रात में देखे अवश्य जाते, सपने दिन की मेहनत से ही पूरे होते। आपको अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर करना पड़ता है अपने काम के लिए,
तब आपके सपने साकार होते। और आप अगर करेंगे तो निश्चित है ईश्वर साथ देता है। मेहनत तो फल अच्छा ही है। पिताजी का महत्व आपके जीवन में क्या रहा? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये आज हम जो है तो हमें कहीं ना कहीं उस अल्पायु में 13-14 वर्ष की उम्र में हमारे पापा ने हमें अप्रिशिएट किया है। और ऐसे अप्रिशिएट किया है कि उस समय पर बसों में हमारे यहाँ से जो इंदौर ग्वालियर की बसें चलती थी तो हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर चलते थे वो हमारे घर जैसे परिचित होते। तो हमने जैसे ही सुना पापा ने कहा तुम इंदौर चले जाओ परचेजिंग पे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी छोटी आयु में हम क्या। तो उन्होंने कहा ये सामान अपने को लेके आना, सब अपने वहां ब्रोकर है उनके साथ जाके खरीदना है। ठीक है, बस नहीं बांधी और बस में बैठा दिया। तो ड्राइवर और कंडक्टर जो होते थे वो हमें पार्सल की तरह यहाँ से ले जाते थे और वहां जाकर हमारे ट्रांसपोर्ट पर जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर होते थे या हमारे दलाल होते थे उनके हमको छोड़ देते थे। हम दिन भर उनके साथ माल खरीदते थे और शाम को वो हमें जिस गाड़ी में ट्रक हमारे जो विश्वसनीय चलते थे उनमें ड्राइवर के ऊपर की जो छत होती थी उस पर सुला कर वो वापस घर लाकर छोड़ देते थे, पार्सल की तरह वो छोड़ जाते। तो वो उनका विश्वास था और उस विश्वास से हमें बहुत सीखने मिला। और आज भी हमारे किसी भी काम में हमें मतलब अब तो बहुत उम्र हो गई है लेकिन जब जब हमने जो किया हमें अप्रिशिएट किया। कभी हमसे अगर भूले भटके में नुकसान हुआ तो नुकसान पर हमें डिमोरलाइज नहीं किया, हमें हमेशा प्रोत्साहित ही किया कि चलो कर लेंगे। जैसे मैंने आपको शेयर के समय का बताया तो उन्होंने कहा फिर मेहनत करेंगे फिर कमाएंगे। लेकिन जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो चुका था तो मैंने कहा हम छोटा मोटा नहीं करेंगे, हम फिर बड़ा करेंगे, बड़ा करके ही कर लेंगे कब। करोड़ों का साम्राज्य बनाने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? एक्सपीरियंस अच्छा ही है। एक्सपीरियंस की बात करें तो ये है कि आदमी को सहज और सरल होना चाहिए। आप पे क्या है क्या नहीं है ये माया आती जाती चीज है, इसका कभी अहंकार और घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। और जितना बन सके आप सहज उपलब्ध रहो, लोगों की मदद करो, बस ये दुआएं मिलती रहे लोगों की तो आप और निरंतर प्रगति करते रहे। तो ये एक्सपीरियंस मिला आपको? बिल्कुल, और आज मैं वही कर रहा हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है कि किसी की अगर मैंने मदद की और मेरे कुछ एक फोन करने से, पत्र लिखने से या एक चिट्ठी लिखने से या कुछ प्रयास करने से किसी का कोई काम हो जाता है तो मुझे बड़ी आत्मा में शांति मिलती है। जो है हमारा है, मेरा तेरा कुछ नहीं, हमारा है। अच्छा, उस टाइम पे उनका भी रोल था। हाँ हाँ बिल्कुल, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का रोल था, परिवार के रोल था, अपने निकटतम लोगों का था, नजदीकी लोगों का था, सबका रोल था। और चूंकि हमारी मानसिकता थी, नियत साफ थी, हमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बिजनेस में घाटे को आपने कैसे मैनेज किया? बिजनेस में घाटे को मैंने आपको बताया अभी, हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल, मेहनत और दृढ़ इच्छा और फिर ईश्वरवादी होने का नतीजा ये कि आपकी सारी जितने प्रयास आप करते हो उनमें सफलता तभी मिलती है जब ईश्वर चाहे। प्रयास बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, आप देखते हैं कि सक्सेस जरा नहीं मिला। लेकिन अगर आपने प्रयास किए, ईमानदारी से मेहनत की है तो फिर सक्सेस मिली। माइंड वाली बात। और उसमें ईश्वर की कृपा रही और हमने थोड़ा सा भाई जो भगवान ने दिया उसका भी इस्तेमाल किया। तो इस पर पे उस लॉस को मैंने ये भी किया और अच्छे बढ़िया उससे निकले तो बहुत अच्छे हालातों थे। एक मैसेज युवाओं के लिए मेरा मैसेज यही है कि छल, कपट, धोखाधड़ी इनसे दूर रहे, मेहनत और ईमानदारी से काम करें, सफलता की कदर चूमेगी। जो कि हम देख रहे हैं, रामायण काल का उदाहरण हमारे पास है। रावण सर्वशक्तिमान था, बड़ा तांत्रिक था, प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसने छल किया और छल किया
तो सर्वनाश हुआ। इसलिए छल कपट चोरी धोखेबाजी से दूर रहे और पूरी मेहनत और ईमानदारी के अपना काम करें, अपना गोल फिक्स रखें तो निश्चित सफलता के कदम छूए। अंत में युवाओं के लिए एक बात और बोल रहा हूं कि अपनी छाप अलग बनाएं, अपनी अलग पहचान बनाएं। और 2 लाइनों के साथ बात अपनी खत्म करता हूं। इस सोच के साथ आगे बढ़े कि हंसी में उड़ा दिया जाऊं वो किस्सा नहीं हूं मैं, अलग था अलग हूं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं मैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।